नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डियर एस स्टूडेंट्स लेट्स लर्न में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं CTET की स्पेशल क्लास। मैं आशा करता हूं यह क्लास आपको अवश्य पसंद आएगी और आपके एग्जाम के लिए सही साबित होगी। अगर इस क्लास को देख करके 120 प्लस अंक नहीं आए तो क्या आए, चलिए मैं यही प्रार्थना करूँगा कि सबके 120 प्लस नंबर आएँ। क्लास आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सही है? विकास एक मानसिक प्रक्रिया है, विकास एक भौतिक प्रक्रिया है, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो हम वृद्धि और विकास को जब पढ़ते हैं तो वृद्धि बाह्य रूप से होती है, मात्रात्मक होती है, तुलनात्मक होती है। हम देख सकते हैं वृद्धि को, और विकास दोनों ही होता है। मतलब वृद्धि भी आ जाती है और विकास आंतरिक और बाह्य दोनों तरीका का होता है। मानसिक प्रक्रिया भी होती है लेकिन वृद्धि मानसिक नहीं होती है। विकास भौतिक प्रक्रिया है और विकास एक गुणात्मक है। विकास और जो वृद्धि होती है वो मतलब मात्रात्मक होती है। विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये सारी के सारे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है विकास के बारे में। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, गुणात्मक भी है, भौतिक भी है, मानसिक भी है। गुणात्मक किसने कहा है? प्याजे ने। पूछ लेता है कभी कभी कि गुणात्मक किसने बताया है विकास को, तो वो बताया है प्याजे ने। चलिए इसमें सबसे अच्छा आंसर देखते हैं कौन सा है। आंसर सभी बेस्ट है लेकिन सबसे अच्छा। लेकिन अब हम देखें, विकास एक मानसिक प्रक्रिया यानी मन की जो प्रक्रिया है वो विकास है। विकास एक भौतिक प्रक्रिया। भौतिक कहते हैं सार्वभौमिक चीज़ें जो होती हैं वो भौतिक होती हैं, सांसारिक चीज़ें जो होती हैं वो भौतिक होती हैं। भौतिक में ही सारी चीज़ें विद्यमान होती हैं। तो हमारा जो सारी चीज़ें विद्यमान होगी वही आंसर होगा। व्यापक शब्द होता है वो सभी चीज़ों के लिए होता है, सभी क्रियाओं के लिए होता है। तो हमारा जो आंसर होगा विकास एक भौतिक प्रक्रिया है। किताब में बुक में जो दिया है आंसर वो चौथा दिया है, विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। लेकिन CTET ने जो माना है वो सेकंड वाला आंसर माना है। किताब में गलत छप गया है, जिसकी किताब में देखा गया है। तो विकास एक भौतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। लेकिन इसमें जो आंसर सबसे अच्छा होगा, CTET सबसे अच्छा आंसर मांगता है, तो सबसे अच्छा कौन सा है? भौतिक प्रक्रिया यानी पूरा सांसारिक प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की को 10 साल की उम्र में और दूसरी को 13 साल की उम्र में मासिक धर्म शुरू हो सकता है। विकास के किस सिद्धांत का उदाहरण है? यानी कि जो मासिक धर्म हो रहा है वो अलग अलग अवस्था में हो रहा है। तो अलग अलग का मतलब होता है भिन्न भिन्न। विकास का संबंध है, बिल्कुल। विकास विभिन्न दरों पर होता है। विकास एक निश्चित पैटर्न अनुक्रम का अनुसरण करता है। एक ही क्रिया में चलता है, एक मात्रक होता है विकास, ये कहना चाह रहा है तीसरा वाला। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है यानी कि उदाहरण से सूत्र की ओर। तो आइए देखते हैं, इसमें दिया है 10 साल और 13 साल यानी भिन्न भिन्न उम्र में, अलग अलग उम्र में। और जहाँ भिन्नता की बात करें CTET में आंसर बिल्कुल सही होता है। और ये भी भिन्न भिन्न चीज़ें हो गई, भिन्न भिन्न उम्र हो गई कि 10 साल की उम्र में हो रहा है और 13 साल की उम्र में हो रहा है। तो विकास विभिन्न दरों पर होता है। मतलब किसी का विकास जल्दी शुरू हो जाता है, किसी का लेट शुरू होता है, किसी का अतिशीघ्र शुरू हो जाता है। कोई प्रतिभाशाली होता है तो कोई सामान्य होता है, कोई अति प्रतिभाशाली होता है, कोई जड़ बुद्धि होता है। मतलब सभी में भिन्नता पाई जाती है। जुड़वा बच्चों में भी भिन्नता पाई जाती है। तो विकास विभिन्न दरों पर होता है। विकास सदैव विभिन्न दरों पर होता है। किसी में किसी एक तरह का विकास किसी में भी नहीं मिलेगा। जुड़वे बच्चे में भी एक विकास एक तरीका का नहीं मिलेगा, सब में भिन्न भिन्न तरीका का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय को सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है क्योंकि वे सामाजिक प्रकृति के तरीके और साधन सुझाना समाज द्वारा स्थापित होते हैं। हमारी संस्कृति के ज्ञान, विचार और रीति रिवाजों को भविष्य की पीढ़ियों में संरक्षित और स्थापित किया जाए। सामाजिक समस्याओं का समाधान सुझाना। लेकिन अगर हम इसमें आंसर देखें, बुक में जो दिया है सामाजिक प्रगति के तरीके साधन। अब इसमें सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? हमारी संस्कृति के ज्ञान, विचारों और रीति रिवाजों को भविष्य की पीढ़ियों में संरक्षित और स्थापित करना। ठीक है, विद्यालयों को सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है क्योंकि अब हमारी संस्कृति का ज्ञान, विचारों का, रीति रिवाजों का भविष्य की पीढ़ियों को संरक्षित करना सिखाया जाता है। यही तो है और क्या है? तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। यही आंसर CTET ने माना है और ये वाला नहीं माना है। ये किसी बुक में दिया गया है, उन्होंने अपनी सोच समझ के लिख दिया है। लेकिन आंसर थर्ड वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? एक तो CTET में जहाँ दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाए तो आंसर अगर आंसर में है, ऑप्शन में है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उसे लगा देना। चलिए देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता एकमात्र, जहाँ एकमात्र की बात करें तो वो बिल्कुल गलत आंसर होगा। ठीक है, केवल मात्र ही
ऐसे शब्द आ जाएं तो बिल्कुल गलत होगा। कठोर, सरल, ये सब शब्द आ जाएं तो आंसर बिल्कुल गलत होगा सीटेड। पर्यावरणीय प्रभाव मानव के विकास को पूरी तरह से आकार देते हैं, और पूरी तरह से दे रहा है। ऐसे शब्द आ जाएं जिस पर एक ही चीज़ पर निर्भर हो तो वो बिल्कुल गलत होंगे। ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मानव विकास को प्रभावित नहीं करती है? क्या पर्यावरण मानव विकास को प्रभावित नहीं करती है? क्या आनुवंशिकता के गुण नहीं आते हैं? चलिए अगला देखते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रियाओं को मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील की शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जॉन डीवी हैं, वो सीखने के सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने स्वतंत्र यानी स्वयं सीखने पर ज़्यादा जोर दिया है। चलिए अगर देखते हैं। कक्षा में लोकतंत्र के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। छात्रों को सामाजिक समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा छात्रों की अंतर्निहित प्रकृति से संबंधित नहीं है, बल्कि इसकी खेती की जानी चाहिए। छात्रों को कक्षा में देखना चाहिए और सुनना नहीं चाहिए। अब ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। थर्ड वाला आंसर बिल्कुल गलत है। और यहाँ स्वयं की बात करें, मैंने अभी बताया कि सीखने के सिद्धांत दिए हैं और स्वयं करने पर ज़्यादा जोर दिया, तो आंसर सेकंड बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि और रचनात्मकता के बीच संबंध में कौन सा कथन सही है? रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। बिना बुद्धि के रचनात्मक कार्य कर सकते हैं क्या? तो ये आंसर बिल्कुल गलत हो गया। बुद्धिमत्ता और रचनात्मक केवल, जहाँ केवल आ जाए तो काट देना चाहिए। बुद्धि और रचनात्मकता में कोई अंतर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? बुद्धि अलग और रचना कार्य अलग होते हैं। बुद्धिमत्ता और रचना कार्य मानव व्यक्ति के दो स्वतंत्र कार्य हैं। बिल्कुल सही आंसर है चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन संज्ञानात्मक विकास को नहीं। उन्होंने कहा ही है कि भाषा जो है वो रचना करती है, संज्ञानात्मक क्रिया को प्रभावित करती है। पहले भाषा, उसके बाद तो संज्ञानात्मक कार्य। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को सुगम बनाता है? नहीं, इसका उल्टा होता तब सही होता। ये संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को सुगम बनाता है, ये प्याजे होते तो बिल्कुल सही होता। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होकर आगे बढ़ते हैं, ये भी गलत है। एक दूसरे के अंतर्निहित होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ये बिल्कुल सही है। अगर ये सेकंड और फोर्थ ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन भाषा इधर साइड है और संज्ञानात्मक उधर साइड है, तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। और इसमें क्या है? संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ये प्याजे का सही है और ये वाइगोत्स्की का। तो पूछ कौन सा रहा है? वाइगोत्स्की। तो चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? सभी शिक्षार्थियों के लिए मानव पाठ्यक्रम। समान शिक्षा, समावेशी, समान बेस है जिस शिक्षा का, वो क्या है? समावेशी शिक्षा। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम। छात्रों को उनकी क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण, वर्गीकरण। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा, केवल जहाँ आ जाए उसे काट देना है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान। परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, जहाँ जैसी जिसकी आवश्यकता है उस हिसाब से लचीलापन होना चाहिए। सामान्य बच्चे के लिए सामान्य हिसाब से, प्रखर बुद्धि के लिए प्रखर हिसाब से, नहीं तो वो बोर हो जाएगा। और अगर देखा जाए दृष्टिबाधित के लिए विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है तो उसे विशेष आवश्यकता दी जाए, इसीलिए इसमें लचीलापन होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। बहुभाषीयता को समझना चाहिए। एक समस्या समझना चाहिए, एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो अध्यापकों को साधन, संसाधन के रूप में देखना चाहिए और आदर सत्कार करना चाहिए बहुभाषिकता को। तो इसका आंसर सेकंड हो गया, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना तट। जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हैं, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट बिल्कुल सही है। छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, बड़े आकार वाली मुद्रित पुस्तकें बिल्कुल सही। त्रिबिंबीय नक्शे और चार्ट ये भी सही है। तो इसका कौन सा नहीं है? छोटी वाला, क्योंकि दृष्टि आंशिक रूप से दृष्टि होती हैं, उन्हें बड़ी बड़ी चीज़ें होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही।